हेलो क्लास 11वीं, स्वागत है आपका लव कौशिक की सेवाओं में। मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको जैसा कि पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी खल्ली बल्ली कंप्लीट कर दी है, तो अब सर का धर्म बनता है कि उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दे। क्योंकि तुम लोग बिल्कुल कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे हो सर माइक्रो तो कंप्लीट करा दी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दो। तो इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स के हॉटेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको जानने बहुत जरूरी है। फिर शुरुआत करेंगे स्टैटिस्टिक्स की। स्टैट्स वाली बुक को मैं 3 से 4 दिन में खत्म करा दूंगा, तो 3 से 4 क्लासेस लगेगी। आपके लिए कोई हाई तोबा वाला इतना बड़ा प्रेशर नहीं है कि सर माइक्रो ही हुई है स्टैट्स नहीं हुई। देखो गाइस, माइक्रो एक बड़ा पोर्शन था, ठीक है। स्टैट्स को करने में इतना समय नहीं लगेगा, वो बेसिकली तुम्हारे लिए न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगी और थोड़े बहुत डायग्राम्स वगैरह वो सब बता दूंगा उसके अंदर। लेकिन मेन आज माइक्रो की बात कर रहे हैं, इसके बाद स्टैट्स की वीडियोस बनाएंगे। तो माइक्रो के बारे में देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कौन कौन से होने वाले हैं। तो ये कुछ लिखा हुआ है, ये आप पढ़ ही रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है ही नहीं। आपको देखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली 2 यूनिट्स हैं आपके पास। एक यूनिट 3 है, एक यूनिट 4 है। यूनिट 3 के अंदर प्रोडक्शन फंक्शन वाला चैप्टर है, जिसमें टीपी एपी एमपी वाले कॉन्सेप्ट्स कुछ पढ़े थे। फिर कॉस्ट वाला चैप्टर है, इसके अंदर 7 लोग थे, 3 टी फैमिली से थे, टीसी टीएफसी टीवीसी, 3 ए फैमिली से थे, एसी एफसी एवीसी, और एक मार्जिनल कॉस्ट जिसको एमसी बोलते हैं। फिर गाइस रेवेन्यू वाला चैप्टर पढ़ा, इसमें टीआर एआर और एमआर के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। इसके बाद तुम्हारी बुक के अंदर एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नामक चैप्टर गिवन है, वो कोर्स से डिलीटेड है, एमआरएमसी अप्रोच होती है उसके अंदर, तो वो मैंने अब नहीं लिखा है यहाँ पर। उसके बाद सप्लाई के बारे में इसमें मैंने 2 चैप्टर की वीडियो बनाई है। एक थ्योरी ऑफ सप्लाई, सबसे पहली वीडियो यही थी। फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दूसरा नंबर की वीडियो यही थी। तो यूनिट 3 का कंटेंट एक बार दोबारा बता दिया, इससे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे वो बताऊंगा। इसके बाद देख लो एक बार यूनिट 4 बेचारी वो कैसी दिखती है। यूनिट 4 का फॉर्म्स ऑफ मार्केट बोलते हैं। इसमें 2 वैरायटी ऑफ मार्केट है, एक परफेक्ट कंपटीशन, दूसरी इम्परफेक्ट कंपटीशन। आपके इम्परफेक्ट कंपटीशन इस बार कोर्स से डिलीट हो गई है, तो सारा माजरा परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर है। और परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर मैंने 4 चैप्टर में क्लासिफिकेशन की है, 4 वीडियो बना रखी है इससे पहले। पहली में तो परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट और उसकी फीचर्स बताई है, छोटी सी वीडियो है, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे देगी, ठीक है। जो दूसरी वाली वीडियो है उसके अंदर मार्केट इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमांड जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। उसके ऊपर तुम्हारे बहुत अच्छे व्यूज आए हैं, कमेंट्स आए हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा है। वो वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद की है, पसंद तो सारी करते हो यार। और जो 3rd नंबर की है, प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड बनाई है, इसके अंदर प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग के बारे में बात की है। 4थे नंबर का चैप्टर जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाली यूनिट को एंड कर रहा था, इस चैप्टर को बोलते हैं सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ द टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब तुम लोगों ने यार इस चैप्टर को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते क्योंकि बहुत सारे कर्व्स होते हैं इसके अंदर। लेकिन आपको जब मैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी बता रहा हूं, तो इस वीडियो के अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन क्रैक करने का दमखम तुम कैपेबल हो जाओगे इसको क्रैक करने में। तो ये वीडियो जरूर देखो, 1 से 2 बार देखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इसके अंदर ट्रिक्स है, थोड़े से अलग अलग तरीके से डायग्राम को कैसे फ्रेम करते हैं उसके बारे में बताया है। तो ये तो ओवरऑल एक बेसिक समरी हो गई है माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो हमने पढ़ी है। अब एक एक करके बता दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिस्टम ऐसा है जी, जो सीबीएसई के रूल को फॉलो करेगा वो 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के 3 कैटेगरी के क्वेश्चन देगा। लेकिन अगर तुम्हारे स्कूल वाले सीबीएसई के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो तुम्हें क्वेश्चन 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर तक का भी दे सकते हैं। तो जो 5 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसको मैं बोलूंगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। इसमें तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले लिखे हैं मैंने, 8 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर बताऊंगा इनके ऊपर क्वेश्चन भी कैसे बन रहे हैं। सब कुछ ही जानना जरूरी है ना यार। थोड़ा पानी पी लूं भाई। देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे हॉट टॉपिक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रहता है, सबसे हॉट टॉपिक रहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कैसा आएगा अभी बता रहा हूं, ठीक है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन एमपी और टीपी, देखो रिलेशनशिप बहुत सारे हैं, एमसी एसी, एमसी एवीसी, एमपी एपी, एमआर एआर। सबसे बड़ा रिलेशनशिप एमपी टीपी का बनता है, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जैसे डायग्राम जैसा ही होता है, ये भी लंबे आंसर में। फिर फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई होते हैं, इसके अंदर प्राइस ऑफ ऑन गुड, प्राइस ऑफ अदर गुड, प्राइस ऑफ इनपुट्स, फिर नंबर ऑफ फर्म्स या फिर टैक्स गवर्नमेंट का, सब्सिडीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, नंबर ऑफ फर्म्स, दोबारा रिपीट हो गया कोई बात नहीं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज वगैरह ऐसे कुछ फैक्टर्स आते हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगी ये भी बताऊंगा। सप्लाई वाले चैप्टर में ही क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व बोलते हैं और सिर्फ चेंज इन सप्लाई वाले कॉन्सेप्ट को शिफ्ट इन सप्लाई कर्व बोलते हैं।
तो उनके बीच में डिफरेंस का माजरा आ सकता है बाबू, भूलना नहीं है। अब यूनिट 4 पे आ जाओ। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक रहता है प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। सोच लो जितना इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है उतना ही इंपॉर्टेंट प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोर है। यहां से भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनेगा। 6 नंबर पे इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी या फिर मार्केट इक्विलिब्रियम, सब इसमें ही है। ऐसा इसमें ऊपर एक्सेस सप्लाई दिखानी पड़ती है, नीचे एक्सेस डिमांड दिखानी पड़ती है, ठीक है। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ये मैंने लिख दिया, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में है, लेकिन ये 3 से 4 नंबर में ही बन सकता है, ठीक है। फिर लास्ट वाला मैंने बताया सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये जितना समझने में मुश्किल है उतना स्कूल वाला टीचर अगर पेपर मुश्किल बनाना चाहे तो इस क्वेश्चन को 6 नंबर में दे देता है। तो 8 टॉपिक तो आपको करने ही करने हैं। मैं आपको ये भी बता दूंगा वैरायटी कैसी आएगी इन क्वेश्चंस की। तो एक बार देख लेते हैं कि शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन कैसे बनेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की लिस्ट भी देख लेते हैं गाइज। ये 2 नंबर का और 3 नंबर, इतनी बात हो रही है, हद से हद 4 नंबर। 4 नंबर में थोड़ी सी और ज्यादा वैरायटी आ जाएगी। तो इसमें क्या बनता है, एक सिंपल लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई वाले चैप्टर से, और दूसरे नंबर पे शेप ऑफ डिफरेंट कर्व्स एंड उनके रीजंस। जैसे कि मान लो तुमसे पूछेगा एमसी कर्व की शेप कैसी होती है, पहले फॉल होता है फिर राइज होता है, ये यू शेप्ड होता है। रीजन में ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा ये होता है बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो यहां पर ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बताओ एएफसी कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, कभी भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच नहीं करता, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज टीएफसी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन, ये रीजन है इसका। तो ऐसे कर्व की शेप और उसका रीजन आ सकता है। एक डायग्राम के अंदर 3-3 कर्व बनाने भी आ सकते हैं। बोल देगा टीएफसी, टीवीसी और टीसी तीनों एक साथ बनाओ, तो ऐसे बनेंगे, ये टीसी, ये टीवीसी, ये टीएफसी। ऐसे एएफसी, एवीसी और एसी बोल सकता है, ठीक है, एसी एमसी बोल सकता है, एक साथ बनाओ, तो वो सब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशनशिप्स का बन सकता है। 3 चैप्टर तुम्हारे पास मेन है, कॉस्ट का है, प्रोडक्शन फंक्शन का है और रेवेन्यू वाला है। इन सब में जो भी तुम AR, MR, TR, AP, MP, TP या T फैमिली, A फैमिली से रिलेटेड जो भी पढ़ते हो उनमें आपस में कुछ रिलेशंस है, वो शॉर्ट क्वेश्चन में बन सकते हैं। MP और TP का जो रिलेशन बनता है वो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन शॉर्ट में वो भी आ गया तो कुछ कह नहीं सकते। फिर गाइस डिफरेंसेस के क्वेश्चन बनेंगे। तुम बोलोगे सर डिफरेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। देखो शुरुआत करते हैं, कॉस्ट वाला चैप्टर है, ठीक है, सॉरी यूनिट 3 जो है वो प्रोडक्शन फंक्शन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाले चैप्टर से शुरू है। वहां डिफरेंस आ सकता है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में डिफरेंस क्या है, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में डिफरेंस क्या है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एमसी और एसी के बीच का डिफरेंस भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। अगले चैप्टर पे आ जाओ कॉस्ट वाले पे, वहाँ फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम्हारे स्कूल में अगर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट कराया है तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी, ठीक है। रेवेन्यू वाले में आ जाओ, उसमें कुछ खास डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो कुछ डिफरेंसेस प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर में डिफरेंस क्या है, छोटे छोटे डिफरेंस हो सकते हैं। फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भूल गए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बाबू न्यूमेरिकल जरूर आएगा, न्यूमेरिकल के बिना माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं बनेगा। न्यूमेरिकल कहां से आता है, सबसे हॉट न्यूमेरिकल इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पहले नंबर पे, दूसरे पे तुम्हारे पास कॉस्ट का न्यूमेरिकल आने के चांस है, तीसरे पे रेवेन्यू वाले चैप्टर से, चौथे पे प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर से। ये पॉसिबिलिटी के अनुसार मैंने लिखे हैं, क्योंकि देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तो चैप्टर ही न्यूमेरिकल बेस्ड था, इसलिए वहां तो बनता ही है। बाकी कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रोडक्शन, इन तीनों में से एक का न्यूमेरिकल तो पक्का आएगा। कॉस्ट से इसलिए एक्सपेक्टेड होता है क्योंकि कॉस्ट के अंदर ना ज्यादा थ्योरी नहीं है, उसमें डायग्राम और न्यूमेरिकल का गेम है, ठीक है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारी यार एग्जाम की रेस भी चल रही है, ठीक है, तो एग्जाम की रेस में तुम्हें आगे भी निकलना है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तुम्हें अगर लग रहा हो कि लव सर यार बहुत अच्छे क्वेश्चंस बता रहे हैं और मतलब ये चीज़ें हमारे पुराने पेपर्स में भी जो सैंपल पेपर देखते हैं वहाँ भी दिखाई देती हैं, तो बहुत कॉमन सी चीज़ तुम्हारे सामने आ रही है और बहुत बड़ी बन के आ रही है, तो यार जो ये वीडियो है तुम्हारा भाई दोस्त जो मर्जी मान लो, तुम्हें अगर मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है अपने दोस्तों को एटलीस्ट उसको शेयर करो ताकि उनको भी थोड़ा अच्छा ज्ञान प्राप्त हो, वो भी बेचारे पास हो जाएं, कुछ अच्छे नंबर स्कोर कर पाएं। और मुझे एनकरेज करना चाहते हो ना, स्टैट्स की इतनी धमाकेदार वीडियो बना दूंगा, इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में बता दो तुम्हें क्या कमी दिखाई दे रही है आखिर, ठीक है, तुम्हें कैसा और सीखना है आखिर। तुम ये भी बोल सकते हो सर आप जो स्लाइड बनाते हो उसका बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, काला नीला पीला हरा, कुछ भी कमेंट करके बता दो यार, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, जैसा तुम्हें देखना अच्छा लगे, जैसा तुम्हें समय मेरी स्पीड अच्छी ना लगे, बोलो कि सर थोड़ा उसको एडजस्ट कर लो, तो तुम्हारे पास वैसे भी कंट्रोल है, लेकिन मैं उसके हिसाब से भी थोड़े चुटकुले सुनने हो तो वो बता दो, वो भी जरूरी है, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट आंसर में ये वैरायटी हो सकती है। अब पकड़ते हैं हैवी टॉपिक और उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो। सबसे पहले तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पकड़ा जाएगा भाई। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इधर हिंट बताता हूं तुम्हें मैं, इसके अंदर टीपी कर्व बनता है ऐसे
और आप एमपी कर्व बना सकते हो ये लाइनें डाल के ऐसे, ये एमपी कर्व हो गया हमारे पास, ऐसा सा डायग्राम है, ठीक है। इसके बारे में क्या पूछ सकता है, बेसिकली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, ये बोलता है जब हम एक फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते रहते हैं तो टीपी पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है, फिर वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है, फिर वो फॉल करता है, और इसके साथ साथ एमपी पहले राइज करता है, फिर फॉल करता है और फॉल ही करता रहता है। तो फॉल करने में दो फेज आते हैं, पहले वो पॉजिटिव होता है, फिर वो नेगेटिव होता है। देखो जैसे ये रहा पॉजिटिव सेशन इसका, ये रहा नेगेटिव एरिया, ठीक है ना। तो ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, टॉपिक तो बता दिया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आएगा, लेकिन वैरायटी कैसे घूमेगी इसके ऊपर, वैरायटी देखो ऐसे से क्वेश्चन घूम सकते हैं। पहले तो मैं इसको रब कर दूं, तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है। हाँ जी, पहले नंबर पे व्हाट डज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शो, ये शो क्या करता है, तो इसकी स्टेटमेंट पूछी है एमपी और टीपी दोनों की फॉर्म में। स्टेट द बिहेवियर ऑफ टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन दोनों का बिहेवियर बताओ, ठीक है। टीपी और एमपी कैसे बिहेव करते हैं, पहले टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीजिंग रेट से फिर फॉल करता है। एमपी पहले राइज होता है, फिर फॉल होता है, पॉजिटिव रहता है, फिर एमपी बिकम्स नेगेटिव, लेकिन फॉल होता रहता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे में यार लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है ना, तो तुम्हें कम से कम या तो टेबल बना दो या डायग्राम बना दो, एक चीज बनाना जरूर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, चाहे उसने ना पूछी हो ना बोली हो। टेबल से ज्यादा अच्छा डायग्राम माना जाता है, क्योंकि डायग्राम में हाई स्कोर होता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का दूसरा नाम है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ लिया। अगला, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर विद द हेल्प ऑफ टीपी, यानी टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट स्केड्यूल। जहां पर स्केड्यूल आ गया, यहां पर आपको टेबल यूज करनी है, तो वो टेबल से ही पूछ सकता है और डायग्राम से ही पूछ सकता है। अगला, व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस इन द बिहेवियर ऑफ टोटल प्रोडक्ट एंड इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अच्छा, ये सीधा बोल रहा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जो अलग अलग फेजेस दिखाई देते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, इन तीनों में टीपी का बिहेवियर कैसा होता है, सिर्फ टीपी के बारे में बताना, एमपी के बारे में नहीं बताना, और साथ में उसके जो रीजंस होते हैं, वो स्पेशलाइजेशन टाइप रीजन जो होते हैं वो एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। अगला, प्रिपेयर अ मार्जिनल प्रोडक्ट स्केड्यूल, मतलब टेबल बनाओ एमपी की, फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन व्हेन ओनली वन इनपुट इज इंक्रीज्ड, इंडिकेट द फेजेस ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। टेबल बना दो यार, ठीक है। जब एक ही इनपुट को बढ़ाया जाता है, मतलब शॉर्ट रन की लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, इसमें एमपी को दिखाना जरूरी है, चाहे तुम टीपी को ना दिखाओ, और टेबल के साथ में फेज लिख देना, फेज 1, फेज 2, फेज 3 कौन कौन सा है, ठीक है। अगली वैरायटी, एक्सप्लेन द लाइकली बिहेवियर ऑफ टोटल प्रोडक्ट व्हेन ओनली वन इनपुट इज इंक्रीज्ड फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। ये कह रहा है जब प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक इनपुट को बढ़ाया जाता है, तो टीपी का लाइकली बिहेवियर क्या होता है। तो सिर्फ ये सीधा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को ही टारगेट कर रहा है, लेकिन यहां बोल रहा है सिर्फ टीपी का बिहेवियर बताओ, एमपी का मत बताओ। तो जिस क्वेश्चन में ओनली टीपी वर्ड यूज किया वहां तुम ओनली टीपी के बारे में बताना, जिस क्वेश्चन में ओनली एमपी वर्ड यूज किया तो ओनली एमपी के बारे में बताना, जिसमें दोनों का इस्तेमाल किया तो दोनों कर्व बनाओ, टेबल में दोनों चीजें दिखाओ जो भी पूछा गया है। जिसमें कुछ नहीं बोला उसने बोला सीधा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करो, तो भाई एमपी और टीपी दोनों बताना। अब इससे रिलेटेड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से रिलेटेड मैं बोलता हूं एक न्यूमेरिकल भी फ्रेम हो सकता है। एक टेबल दे सकता है आपको, ठीक है। इस टेबल के अंदर एक तरफ लिख देगा वैल्यूज ऑफ एमपी या टीपी, उन दोनों में से कुछ भी वैल्यू लिख देगा, एक तरफ लिखेगा लेबर यानी वेरिएबल फैक्टर को, इसको बढ़ाया जा रहा है तो इसको फिल करो, इमेजिनेशन में अपनी वैल्यूज कुछ फिल करो, ठीक है। मतलब पहले इंक्रीजिंग रेट से कैसे बढ़ता है, डिक्रीजिंग रेट से कैसे बढ़ता है, फिर फॉल कैसे होता है, उन वैल्यूज के बारे में। तो गाइस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में इतनी सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है जो फ्रेम हो सकती है। अगला आ जाओ, प्राइस सीलिंग और मैक्सिमम प्राइस सीलिंग बोल देते हैं, और प्राइस फ्लोरिंग, इसके ऊपर ये लिस्ट है। सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, गवर्नमेंट बीच में टक्कर कैसे मारती है, हिंट दिया हुआ है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। मैंने क्वेश्चन क्या बना रखा है, पढ़ो, खुद पढ़ो। देखो पहला इजी क्वेश्चन, दूसरा इजी क्वेश्चन, तीसरा थोड़ा टेक्निकल है, चौथा थोड़ा टेक्निकल है। चारों क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हारे पास टाइम लगेगा। जो नहीं आ रहा मुझे बताओ, उस क्वेश्चन के ऊपर भी 4-5 मिनट की स्पेशल वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। आप बोलोगे सर एमसी कर्व यू शेप होता है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, आपने बता दिया, इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, 4-5 मिनट की बना दूंगा मैं, छोटी छोटी वीडियोस बना दूंगा गाइस। आप कॉन्सेप्ट तो बोलो। अगला मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी मैं बोल रहा हूं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर प्राइस सीलिंग, फिर मार्केट इक्विलिब्रियम, फिर सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स यानी फैक्टर अफेक्टिंग। तो मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर कौन सी वैरायटीज के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारे दिए हुए आपको वैरायटीज कौन कौन सी बन सकती है, ठीक है। ये सिंपल इक्विलिब्रियम का डायग्राम है, उससे रिलेटेड है। दूसरा भी सिंपल इक्विलिब्रियम का डायग्राम है, लेकिन बोल रहा है एक्सप्लेन द सीरीज ऑफ चेंज यानी चेन इफेक्ट, लास्ट
लास्ट वाले चैप्टर के अंदर इसको बताया जाता है। इफ मार्केट प्राइस इज हायर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, एक्चुअली इक्विलिब्रियम प्राइस इतना है, मार्केट प्राइस इतना है, तो एक्सेस सप्लाई के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। मान लो इक्विलिब्रियम प्राइस है, डिमांड अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, तो इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज हो जाएगा, नया इक्विलिब्रियम आएगा तो दोनों कम हो जाएगी। इसका सीरीज ऑफ इफेक्ट्स लास्ट वाली वीडियो बना रखी है फॉर्म्स ऑफ मार्केट के ऊपर, उसके अंदर इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, ठीक है। फिर डिमांड एंड सप्लाई आर लाइक टू ब्लेड्स ऑफ अ पेयर ऑफ सीजर। कैंची होती है, उसके अंदर दो ब्लेड होते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करते हैं, तो मार्केट इक्विलिब्रियम की बात की हुई है, सिंपल वाला डायग्राम बनना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम ऑफ बायर्स ऑन नॉर्मल कमोडिटी। नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो इक्विलिब्रियम चेंज हो गया, तो क्या इफेक्ट आया, इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई। इतनी आसानी से यहां समझ नहीं आएगा, बहुत मुश्किल लगेगा, समझ जब आएगा जब तुम फॉर्म्स ऑफ मार्केट की चौथे चैप्टर की लास्ट वाली वीडियो देख रहे हो, मेरे द्वारा बनाई गई, ठीक है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन भी आ सकता है गाइस, यहां से क्वेश्चन इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और सिंपल इक्विलिब्रियम टेबल या डायग्राम किसी भी तरीके से आ सकता है क्वेश्चन। सप्लाई से देख लो, सप्लाई के अंदर मेजरली दो तरीके के क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में बनते हैं, एक तो उसके फैक्टर अफेक्टिंग आ जाएंगे, इंडिविजुअल मार्केट के, इंडिविजुअल सप्लाई भी हो सकती है, मार्केट सप्लाई भी हो सकती है। ये आपको फैक्टर अफेक्टिंग के नाम देगा, बोलेगा इनको एक्सप्लेन करो सिर्फ, या फिर राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व के रीजन पूछेगा एक्सप्लेन करने के साथ साथ। सिर्फ स्टेट के लिए पूछे तो शॉर्ट में बनेगा, अगर एक्सप्लेन के लिए बोल रहा है तो लॉन्ग में बनेगा। उसके अलावा मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, जिसको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इनके बीच में डिफरेंस के थ्रू भी पूछ सकता है। ये तीनों डिटर्मिनेंट्स हैं, इनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सिंगल डिटर्मिनेंट बोल दिया, टैक्स ऑन प्रोडक्शन कैसे अफेक्ट करेगा, तो जब सिंगल बोल दिया लॉन्ग आंसर में तो आपको सप्लाई कर्व को उसको शिफ्ट करके दिखाना पड़ेगा, राइट वर्ड कैसे होगा, लेफ्ट वर्ड कैसे होगा, ऐसा बन सकता है। 5 नंबर में 5 फैक्टर एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिए, 5 नंबर में 2 फैक्टर भी बोल सकता है एक्सप्लेन करने के लिए, 2 भी बनते हैं, 2.5 नंबर के बन जाएंगे, ठीक है गाइस। तो फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में गिविंग रीजन ट्रू फॉल्स के ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लिस्ट बना रखी है, पहले 12th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स थी तो ये वाले बोर्ड्स के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहे हो, पढ़ लो इनको, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो मुझे बताओ कि सर अभी तो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, अब इन क्वेश्चंस का आंसर, एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी ले लो, मैं ले लूंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने आया हूं भाई, ठीक है। कॉस्ट वाले चैप्टर के लिए स्पेशल बना रखे हैं, ये सिर्फ कॉस्ट वाले गिविंग रीजन वाले क्वेश्चन है, ठीक है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है। रिलेशनशिप वाली जब वीडियो कर लोगे तो उसके साथ ही तुम्हें रीजन का भी पता लग जाएगा, ठीक है। ये भी कॉस्ट वाले हैं, कॉस्ट में कोई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनता नहीं है, ये सारे 2 मार्क्स 3 मार्क्स और अच्छे 4 मार्क्स तो जो स्कूलों को सीबीएसई ने डायरेक्शन दी उनके लिए है नहीं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो डिफाइन वेरिएबल कॉस्ट, एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एज आउटपुट इंक्रीजेस, तो कैसा बिहेवियर होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का बता दो। जैसे पहले वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है, फिर वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है, इनवर्स एस शेप होती है इसकी, ठीक है। तो ऐसे कुछ इसके बारे में बताना है। अगला आ जाओ जी रेवेन्यू वाला चैप्टर बड़ा छोटा सा है, AR MR TR तीनों कर्व कैसे होते हैं, इनमें रिलेशन कैसा होता है, और न्यूमेरिकल बन सकता है, कुछ वैल्यूज गिवन होगी, कुछ वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट कॉम्पिटिशन के लिए तो तुम्हें पहले मैं स्टार्टिंग से बताता ही आया हूँ कि प्राइस सेलिंग इंपॉर्टेंट है, एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई, प्राइस डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी हो, आपको मज़ा आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ अगर कोई कमी रह गई हो, और जैसा कि मैंने बोला कि जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपको लगता है कि सर उनमें से आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाई है, मैंने अभी जवाब देने के लिए वीडियो नहीं बनाई, आपको इंपॉर्टेंट बताया है, जिस चीज़ का जवाब चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, हर एक चीज़ का जवाब मिलेगा। आपके थोड़े से कमेंट सेक्शन में देखूंगा, 5-10 लोगों के डाउट आएंगे उसके अंदर, तो 5-10 लोगों के डाउट एक साथ एक वीडियो के अंदर बना दूंगा, क्वेश्चन आंसर सेशन भी हो जाएगा मजे से, और तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, और जल्दी करने वाला हूं सब कुछ। इसके बाद तो वैसे अगली वीडियो आपको स्टैटिस्टिक्स के ऊपर मिलेगी अगर कोर्स वाइज हम चले तो, ठीक है। तो दोस्तों साथ देते रहो यार, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, जो पहली वीडियो से कमिटमेंट कर रखी थी ना कि साथ रहूंगा, वो वाली बात है। मैं आपका भाई हूँ, दोस्त मान लो, रिश्तेदार मान लो, कुछ भी मान लो, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको, आपके लिए, समझ रहे हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, नमस्कार, धन्यवाद।